हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि राजस्थान की वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिराती हैं, उस अपुआ तंत्र का आज हम अध्ययन करेंगे। और उस अपुआ तंत्र में जो सबसे मुख्य नदी है वो है चंबल नदी। ठीक है। चंबल नदी को देखो कई नामों से जाना जाता है। चंबल नदी को चरमनवती, कामधेनु और सदावाहिनी। ठीक है। जो राजस्थान में जो नदियाँ बहती हैं उनमें जो सदा हमेशा जिसमें पानी की उपलब्धता रहती है वो चंबल नदी है। ठीक है। देखो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल पर्वत है उसके उत्तरी ढाल से होता है। वहां पर कोई जाना पाव की पहाड़ी है, उनसे इनका उद्गम होता है। ठीक है। जिला इंदौर का कोई महू नामक स्थान है, जिला इंदौर में महू नामक स्थान है, वहां पर जाना पाव की पहाड़ियां हैं और उसके भी उत्तरी ढाल से। और अगर हम एक साथ देखें तो ये जाना पाव की पहाड़ियां किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। ठीक है। जो चंबल नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश में से निकलती है, फिर राजस्थान में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में अपना जल डाल देती है। ठीक है। देखो एक दक्षिणी राजस्थान की एक और मुख्य नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो उस नदी का नाम है माही नदी। ठीक है। क्या नाम है? माही नदी। ठीक है। राजस्थान में देखो ये नदी कहाँ से प्रवेश करती है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे कि चंबल नदी राजस्थान में कौन सी जगह से प्रवेश करती है। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में चौरासीगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिले का जो चौरासीगढ़ जो जगह का स्थान का नाम है, चौरासीगढ़ स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है। फिर राजस्थान के चौरासीगढ़ से कोटा तक ये गोर्ज बनाती है। गोर्ज क्या होता है? देखो जब भी नदी किसी पथरीले भाग पर बहती है, देखो हमें पता है कि जो कोटा संभाग वाला भाग है वो हाड़ौती का पठार है, मतलब वहां पर नीचे जो है वो पथरीला भाग है, उसके ऊपर नदियां बहती हैं। तो नदी कहाँ बहती है? पथरीले भाग पर बहती है। तो उस भाग पर नदी की चौड़ाई कम और गहराई ज्यादा होती है। नदी उस पथरीले भाग को काटकर एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं गोर्ज। ठीक है। तो यहाँ पर गोर्ज का निर्माण करती है। ठीक है। फिर भैंसरोडगढ़ के पास में चित्तौड़गढ़ में ही, चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से तो राजस्थान में प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ के पास में इसमें क्या होता है? बामनी नदी, इसकी एक सहायक नदी है बामनी नदी, वो आकर इसमें मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ जिले में ही इस पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात। देखो ये चंबल नदी की विशेषताएं हैं। गोर्ज जिसको महाखड्ड नाम से भी जाना जाता है, जलप्रपात, और आगे जब हम देखेंगे सवाई माधोपुर धौलपुर वाला जो इलाका है वहां पर हम देखेंगे कि बीहड़। बीहड़ मतलब यहाँ पर तो किसको काट रही है? पथरीले भाग को काट रही है नदी। ठीक है। और पथरीला भाग है तो गहराई में ज्यादा काट रही है। उससे आगे जाके मरुस्थली भाग आ जाएगा, मैदानी भाग आ जाएगा, सॉरी मरुस्थली नहीं मैदानी भाग आ जाएगा, भरतपुर धौलपुर वाला भाग। तो उस भाग में चौड़ाई में काटती है और काट काट कर गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण कर देती है, जिसको बीहड़ बोलते हैं। ठीक है। वो मिट्टी जो ऐसी होती है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, वहां की जो मृदा है, बीहड़ जमीन है। ठीक है। जो चंबल नदी है वो राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हमने एक नदी को और डिस्कस किया था जो 6 जिलों से बहती है, तो वो है पश्चिमी राजस्थान की नदी, जो मरुस्थलीय भाग है राजस्थान का, उसकी मुख्य नदी लूनी नदी। ठीक है। वो भी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है और फिर गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, फिर कोटा तक ये गहरा गोर्ज बनाती है, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इस वाले भाग में बहती है। उसके बाद में ये कोई चरक गांव है उत्तर प्रदेश का, वहां से ये चरक गांव में उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और फिर मुरादगंज के पास में, इटावा में मुरादगंज के पास यमुना नदी में अपना जल डाल देती है। ठीक है। तो ये यमुना नदी के बारे सॉरी चंबल नदी के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया। जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से। ठीक है। देखो चंबल नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? देखो एक चंबल परियोजना शुरू की गई थी, चंबल परियोजना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिली हुई, मतलब दोनों को इससे लाभ होगा। यह परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? जब किसी नदी का जल, कोई भी नदी, उसका जल, उसका प्रयोग किसी एक काम में ना लेकर अनेक कामों में जब उसका जल का उपयोग किया जाता है तो वो होती है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे इसका जो पानी है उसका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जा रहा होगा। ठीक है। विद्युत उत्पादन में, सिंचाई में। ठीक है। और जल पीने के पानी के रूप में, मतलब बहुत सारे काम के लिए जब नदी के जल का उपयोग किया जाता है तो वो बहुउद्देशीय परियोजना होती है। ठीक है। तो चंबल परियोजना है राजस्थान और एमपी के बीच में। अब क्या होता है, जब आप किसी नदी के जल को उपयोग करना चाहते हैं तो अब बहते हुए पानी का उपयोग तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे नदी ऐसे बह रही है तो उसके पानी में से आपने जैसे यहाँ से कोई नाली निकाल दी। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पानी, मान लो आज नदी इतनी चौड़ाई से बह रही है तो यहाँ तक पानी उपलब्ध है, इसलिए इस नाली में पानी चला गया। कल के दिन नदी मानो इतनी चौड़ाई तक ना बह के एक बिल्कुल एक धारा के रूप में बहे तो इन नालियों तक तो पानी नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बांध बनाया जाता है। नदी पर जगह जगह बांध बनाए जाते हैं। उनकी एक क्षमता होती है। ऐसे नहीं होता कि नदी में 100, मान लो 100% पानी बह रहा है तो 100% का 100% पानी रोक लिया जाएगा। उसका 10-20% पानी को रोका जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी आता है उसको रोका जाता है। ठीक है। अब उस बांध में से कुछ, उस बांध में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उस पानी से क्या बनाया जाए? विद्युत उत्पादन किया जाए। फिर उस बांध से ही वितरिकाएं निकाली जाएं ताकि उस पानी का उपयोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए हम उपयोग कर सकें। ठीक है। तो चंबल परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना ये है। इसके लिए चंबल पर बांध बनाए गए। देखो इस
ये जो परियोजना शुरू हुई, इसके प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए। एक बनाया गया मध्य प्रदेश में, एक बनाया गया कोटा में। गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ठीक है, गांधी सागर जो बांध है वो मंदसौर, मध्य प्रदेश की जगह है मंदसौर, वहां पर स्थित है। और कोटा बैराज कोटा में है। फिर दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के समीप राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। ठीक है, तीसरे चरण में कोटा में ही जवाहर सागर बांध बनाया गया। इस तरह राजस्थान में चंबल नदी पर 4 बांध है, जिसमें एक है मध्य प्रदेश में और 3 है राजस्थान में। और राजस्थान में भी एक चित्तौड़गढ़ में और 2 कोटा में। ठीक है, ये बांध के बारे में हो गया। चंबल नदी पर जो जो बांध बने हुए हैं, जो आगे जो है वो है चंबल नदी की विशेषताएं। देखो, चंबल नदी की जब हमने बहाव क्षेत्र देखा तो हमने देखा कि चंबल नदी गोर्ज बनाती है, चंबल नदी जलप्रपात बनाती है और उत्कात स्थलाकृति मतलब बीहड़ भूमि, ये चंबल नदी की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर ऐसे पूछे गोर्ज, जलप्रपात और उत्कात स्थलाकृति ये किस नदी की विशेषताएं हैं, तो ये चंबल नदी की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हमने माही नदी का हमने पढ़ा था। जब हम माही नदी का पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो उस वाले भाग में, मतलब जब हम पूर्वी मैदानी भाग जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो माही नदी है वहाँ पर नदियों का ढाल प्रवणांक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मतलब जो नदी है वो बहुत ऊंचाई से गिरती है, उसमें कटाव की बहुत तीव्र ढाल से नदी नीचे आती है। तो ये जो व्यवस्था है ढाल प्रवणांक, वो पूरे राजस्थान में और किसी नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं देखा जाता। ढाल प्रवणांक माही नदी वाला भाग है, मतलब वहां पर सर्वाधिक पाया जाता है, जल प्रवणांक जो बोलते हैं। ठीक है, और हमने एक और देखा था कि पीडमांट के मैदान, कौन सी नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसकी विशेषता है पीडमांट के मैदान। तो हमने देखा था कि ये जो बनास नदी है उसका बहाव क्षेत्र है, उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं पीडमांट के मैदान। पीडमांट के मैदान क्या होते हैं? वो मैदानी भाग जो किसी ऊंचे टीलेनुमा, मतलब मैदान भी हो और बीच बीच में टीलेनुमा भाग भी हो, तो उन टीलेनुमा भाग के नीचे वाले भाग पर, जब नीचे टीलेनुमा भाग के नीचे तलहटी वाले भाग पर मैदानी भाग पाया जाता है, तो इस प्रकार के मैदानों को पीडमांट का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो पीडमांट मैदान विशेषता बनास नदी के बहाव क्षेत्र में जल प्रवणांक, तीव्र जल प्रवणांक और सबसे ज्यादा जल प्रवणांक माही नदी वाले भाग में, और गोर्ज, जलप्रपात और उत्कात स्थलाकृति ये चंबल नदी के बहाव क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, ओके।